नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की आज़ादी की उस जबरदस्त कहानी की। एक ऐसी कहानी जिसने साबित कर दिया कि जब लोग एक साथ खड़े हो जाएं तो वो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को भी झुका सकते हैं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को जन्म दे सकते हैं। तो देखिए, 42 साल, 45 बड़ी बड़ी घटनाएं और एक साम्राज्य का अंत। सवाल तो यही है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। 1905 से 1947 के बीच ऐसा क्या क्या हुआ जिसने इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। आइए इस कमाल की पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 20वीं सदी के बिल्कुल पहले दौर से। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब हवा में एक बेचैनी थी और क्रांति के पहले बीज बोए जा रहे थे। यही वो बीज थे जो आगे चलकर आजादी का एक बहुत बड़ा पेड़ बनने वाले थे। और पहली चिंगारी भड़की 1905 में, जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया। उनकी चाल थी बांटो और राज करो, लेकिन ये चाल उन्हीं पर भारी पड़ गई। इस फैसले ने लोगों को बांटने के बजाय गुस्से में एक कर दिया और इसी से जन्म हुआ स्वदेशी आंदोलन का। ये पहली बार था जब पूरे देश से एक आवाज उठी, आत्मनिर्भर बनो, अपना सामान बनाओ और विदेशी चीजों का बहिष्कार करो। और देखिए, सिर्फ सड़कों पर ही नहीं, राजनीतिक गलियारों में भी हलचल तेज हो रही थी। 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। फिर 1916 में तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की। और उसी साल एक कमाल की बात हुई, लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ एक मंच पर आ गए। उस वक्त के लिए ये एकता का एक बहुत बड़ा संकेत था। लेकिन जहां एक तरफ एकता की कोशिशें थीं, वहीं कांग्रेस के अंदर ही एक तूफान खड़ा हो रहा था। 1907 के सूरत अधिवेशन में पार्टी दो गुटों में बंट गई। एक तरफ थे नरम दल, जिन्हें लगता था कि अर्जियों और सुधारों से काम चल जाएगा। दूसरी तरफ थे गरम दल, जिनका कहना था कि स्वराज यानी अपना राज सीधी लड़ाई से ही मिलेगा। मंजिल एक थी पर रास्ते अलग अलग। और फिर आया साल 1919। इतिहास में कुछ साल ऐसे होते हैं जो सब कुछ बदल देते हैं। 1919 भारत के लिए एक ऐसे ही साल था, एक टर्निंग पॉइंट। इस एक साल में जो हुआ उसने आजादी की लड़ाई के सारे नियम हमेशा के लिए बदल दिए। तो इस साल ऐसा क्या हुआ? सबसे पहले अंग्रेज लेकर आए रॉलेट एक्ट। अब जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा कानून जो सरकार को किसी भी इंसान को बिना किसी सुनवाई या सबूत के सीधा जेल में डालने की ताकत दे दे। मतलब ना वकील, ना दलील, ना अपील। ये तो किसी के भी बुनियादी हक पर खुला हमला था, है ना? पूरे देश में गुस्से की आग फैल गई। और फिर वो दिन आया जिसने भारत के इतिहास पर एक ऐसा जख्म दिया जो कभी नहीं भर सका। 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अमृतसर में हुए इस नरसंहार ने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। ये वो पल था जिसके बाद समझौते के सारे रास्ते बंद हो गए। इस एक दिन ने भरोसे का हर धागा तोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना, सबसे घने अंधेरे के बाद ही सुबह होती है। जलियांवाला बाग की उस त्रासदी के बाद भारत के राजनीतिक मंच पर एक ऐसे इंसान का उदय हुआ जिसने लड़ाई का तरीका ही बदल दिया, महात्मा गांधी। अब हथियार थे सत्य और अहिंसा, एक ऐसी ताकत जिसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य भी तैयार नहीं था। 1920 में गांधी जी का प्लान सामने आया, असहयोग आंदोलन। आइडिया बहुत सिंपल था पर बहुत असरदार। मतलब अगर अंग्रेज हम पे राज कर रहे हैं तो वो हमारी ही मदद से कर रहे हैं। क्या हो अगर हम वो मदद ही खींच लें? तो बस यही करना था। अंग्रेजों की दी उपाधियां लौटा दो, सरकारी स्कूल कॉलेज अदालतें छोड़ दो और विदेशी सामान का बहिष्कार कर स्वदेशी अपनाओ। आंदोलन पूरे जोर पर था, पूरा देश एक साथ खड़ा था। और फिर अचानक सब रुक गया। 1922 में चौरी चौरा नाम की एक जगह पर हिंसा भड़क उठी और गांधी जी के लिए ये उसूलों की बात थी। उन्होंने पूरा का पूरा आंदोलन वापस ले लिया। सोचिए कितना मुश्किल फैसला रहा होगा ये, पर यह दिखाता है कि उनके लिए अहिंसा का रास्ता कितना ज्यादा जरूरी था। अब चलिए कुछ साल आगे चलते हैं। 1928 में अंग्रेजों ने एक कमीशन भेजा, साइमन कमीशन। काम क्या था? भारत के भविष्य का फैसला करना। और मजे की बात यह थी कि भारत का भविष्य तय करने वाली इस टीम में एक भी भारतीय नहीं था। मतलब हमारे घर के फैसले लेंगे और हमसे ही नहीं पूछेंगे। जाहिर है पूरे देश में एक ही नारा गूंजा, साइमन वापस जाओ। अब तक की लड़ाई थी अपने हक के लिए, स्वशासन के लिए। लेकिन अब बात इससे कहीं आगे बढ़ चुकी थी। अब मांग छोटी मोटी रियायतों की नहीं थी, अब दांव और भी बड़ा हो चुका था। अब मांग थी पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इससे कम कुछ भी नहीं। और दिसंबर 1929 में लाहौर की सरजमी पर यह मांग एक ऐलान बन गई।
कांग्रेस ने साफ कह दिया, अब हमारा लक्ष्य पूर्ण स्वराज है। बस इस एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। मंजिल एकदम साफ थी, पूरी आजादी, और अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। और सिर्फ ऐलान ही नहीं हुआ, एक तारीख भी तय हुई। तय हुआ कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और हाँ, यही वो ऐतिहासिक वजह है कि हम आज भी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस तारीख की जड़ें इतनी गहरी हैं। अब ऐलान तो हो गया, पर दुनिया को अपनी ताकत कैसे दिखाएं? गांधी जी ने एक ऐसी चीज चुनी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। नमक। जी, नमक। जो हर घर की जरूरत थी, उस पर अंग्रेजों ने टैक्स लगा रखा था। तो गांधी जी चल पड़े दांडी की ओर, और बस एक मुट्ठी नमक उठाकर उन्होंने साम्राज्य की नींव हिला दी। इस एक छोटे से काम ने पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की लहर दौड़ा दी। और अब हम कहानी के सबसे मुश्किल, सबसे आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। मंजिल करीब थी, लेकिन रास्ता बहुत ज्यादा उलझ चुका था। दूसरा विश्व युद्ध का साया था और देश के अंदर भी दरारें गहरी होती जा रही थीं। ये आज़ादी के लिए आखिरी धक्का तो था, लेकिन एक बटा हुआ धक्का। 1940 का दशक, ये दो बड़ी आवाज़ों के टकराव का दौर था। एक तरफ 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक अलग राष्ट्र की मांग का प्रस्ताव पास किया। वहीं दूसरी तरफ 1942 में कांग्रेस ने अंग्रेजों को आखिरी चेतावनी दी, भारत छोड़ो। एक ही देश के लिए दो अलग अलग सपने। भविष्य क्या होगा, कोई नहीं जानता था। आज़ादी से ठीक पहले के 2 साल बहुत तेजी से गुजरे। 1946 में सत्ता सौंपने की बात करने कैबिनेट मिशन आया, पर उसी साल डायरेक्ट एक्शन डे की हिंसा ने सब कुछ बिगाड़ दिया। और फिर 3 जून 1947 को माउंटबैटन प्लान ने वो फैसला सुना दिया जिसका डर था, आज़ादी मिलेगी लेकिन बंटवारे के साथ। और फिर आई वो आधी रात, 15 अगस्त 1947। भारत आज़ाद था। दशकों का लंबा संघर्ष, लाखों लोगों का बलिदान, अनगिनत सपने, सब उस एक पल में सिमट आए थे। मंजिल मिल चुकी थी। एक नए देश का जन्म तो हुआ, पर उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। बंटवारे का वो जख्म जो शायद आज तक पूरी तरह भरा नहीं है। तो सवाल आज भी वही है, एक राष्ट्र का जन्म हुआ, पर किस कीमत पर? और ये सवाल इस कहानी को सिर्फ एक जीत की दास्तान नहीं रहने देता, बल्कि इसे एक ऐसी हकीकत बनाता है जिसके साथ हम आज भी जी रहे हैं।